नमस्कार दोस्तों, आज का शीर्षक है हिंदी उपन्यास डार्क हॉर्स भाग 4। जो बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं पर आधारित एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो बेहद ही हास्य एवं रोमांच से भरा है। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और इस डार्क हाउस उपन्यास का हर भाग सुनें। दूध का पैकेट लिए राय साहब कमरे में घुसे और संतोष से बोले, चलिए पहले आपको मस्त अदरक वाला चाय पिलाते हैं। दूध का पैकेट लेकर आए राय साहब ने कहा, लाइए हम बनाते हैं। संतोष ने औपचारिकतावश बोल दिया, अरे नहीं महाराज, आप जाइए जल्दी फ्रेश हो लीजिए, बाथरूम में देखते हैं हम पानी आ रहा है कि नहीं। कहते हुए राय साहब ने बाथरूम में नल चलाया, पानी आ रहा था। संतोष बाथरूम जाने के नाम से ही सिहर गया था। मन ही मन सोचा, भला इस बाथरूम से कोई फ्रेश होकर कैसे निकल सकता है। बस हम ब्रश कर लेते हैं, कहकर संतोष बेसिन पर ही मुंह धो वापस कुर्सी पर बैठ गया। तब तक चाय बन गई थी। आइए चाय लीजिए, बिस्कुट दूं क्या? राय साहब ने प्रश्नवाचक मुद्रा में पूछा। नहीं, बस चाय ही रहने दीजिए, संतोष ने समझते हुए कहा। और बताइए, कैसी रही यात्रा, कैसा लग रहा है दिल्ली? राय साहब ने इत्मीनान से बेड पर बैठते हुए पूछा। बढ़िया रहा, ट्रेन भी बस 2 ही घंटा लेट था। यहाँ आने में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। हाँ साला, यहाँ का बुढ़ा लोग बड़ा हरामी टाइप है हो राय साहब, संतोष ने चाय सुड़कते हुए कहा। राय साहब ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ था ऐसा? संतोष ने चाय टेबल पर रखते हुए मेट्रो पर मिले बुजुर्ग वाली घटना बताई। राय साहब ने गंभीर मुस्कान चेहरे पर लिए बड़ी बारीकी से सारी बात सुनी और बोले, देखिए संतोष जी, पहली बात तो ये है कि हरामी होना उम्र निरपेक्ष है। आदमी किसी भी उम्र में बुरा हो सकता है। कोई छोटा बच्चा वयस्क से ज़्यादा बुरा हो सकता है तो कोई बूढ़ा उस बच्चे से ज़्यादा बुरा हो सकता है। ये तो एक परिस्थितिजन्य अवस्था है और इस बात पर निर्भर है कि किसे कैसे परिवेश में शिक्षा दीक्षा मिली है, वो कैसे समाज में रहा है। इसलिए ये कह देना कि यहाँ के सारे बूढ़े खराब हैं, मैं नहीं मानूंगा। हमने गांव में भी कई खराब बूढ़े देखे हैं और यहाँ दिल्ली में कई अच्छे विनम्र बुजुर्ग भी देखता हूँ। खुद हमारे नीचे वाले अंकल एक बेहद अच्छे इंसान हैं। सो आप बस एक आदमी के व्यवहार के आधार पर पूरे वर्ग या समुदाय के प्रति कोई धारणा नहीं बना सकते। यही गलती दुनिया के कई इतिहासकारों और समाज शास्त्रियों ने की है। वही गलती आप दोहरा रहे हैं, जो किसी सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्र से तो कोई कतई नहीं होनी चाहिए। यह कह राय साहब ने चाय सुड़की। संतोष तो बस आंख गोल किए एकटक राय साहब को देखे और निर्बाध सुने जा रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी छोटी सी बात इतिहास की गलती दोहराने वाली साबित हो सकती थी। वह उस गंध मारते कमरे में राय साहब के चंदन से गमकते दार्शनिक विचारों से महक उठा। उसने मन ही मन राय साहब की बौद्धिकता का लोहा मानते हुए सोचा, वाह रे लड़का, ये होता है समझ, यही क्वालिटी है जो मेंस लिखे हैं। मजाक थोड़े हैं, ऐसी छोटी सी बात के पीछे का बड़ा अर्थ पकड़ना। वह मन ही मन इस बात के लिए
भी राय साहब का आभार प्रकट कर रहा था कि उन्होंने संतोष को अभी सिविल सेवा प्रतियोगी की जिम्मेदारी और ओहदे का भान कराया था, जो संतोष ने रात भर की यात्रा में हासिल किया था। कल तक संतोष केवल एक छात्र था, पर आज वह सिविल सेवा प्रतियोगी हो गया था। इसकी एक अलग जिम्मेदारी होती है। समाज और अपने युग के प्रति इसके विशेष दायित्व होते हैं। संतोष की चाय रखी रखी ठंडी हो चुकी थी, पर मिजाज में एकदम गर्माहट आ गई थी। आप ठीक कह रहे हैं राय साहब, असल में हम अभी उस तरह से नहीं सोच पा रहे हैं जिस तरह से आप लोग सोच लेते हैं। संतोष ने चेलत्व भाव में कहा। हाँ, हो जाएगा धीरे धीरे, अभी तो आए ही हैं आप। हम लोग भी नया में कहाँ ऐसा सोच पाते थे, पर रहें सौ तरह का किताब पढ़ें, कई चीज़ को देखें छुएं समझें, तब जाके सोच विकसित हुआ, राय साहब ने गुरुत्व भाव में कहा। इसी बीच संतोष की जेब में रखा मोबाइल बजा। पटना से पाजेब बलमजी, आरा से उठलाली मंगाई द, छपरा से चुनरिया छींट वाली। हाँ हेलो, प्रणाम पापा, संतोष ने कहा। हाँ खुश रहो। अरे पहुँच गए, फ़ोन भी नहीं किए, टेंशन हो रहा था यहाँ। उधर से विनायक बाबू बोले। हाँ पापा, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, पहुँच गए हैं। फिर संतोष ने राय साहब को एक बार गौर से देखा, मुस्कुराया और एक बार फिर अपने पापा से बोला, एकदम सही जगह पहुँच गए हैं। संतोष तो अभी राय साहब की बौद्धिकता के ताप से पककर परिपक्व होने की रासायनिक प्रक्रिया में था। राय साहब ने इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए संतोष को टोका, ये आपने रिंगटोन किसका लगाया है संतोष भाई? अरे आप तो जानते ही होंगे, भरत शर्मा व्यास का माटी से जुड़ा बड़ा हिट लोकगीत है ये, संतोष ने गर्व से कहा। पर अगले ही पल सारा गर्व कपूर की तरह उड़ गया। आप कैसा गीत सुनते हैं, कैसे गानों का रिंगटोन रखते हैं, मोबाइल का वॉलपेपर कैसा है, इन चीज़ों से भी लोग आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं। सो इन चीज़ों के चयन में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। ये जो गाना आपने लगाया है रिंगटोन में, ये बजेगा तो कोई क्या सोचेगा, एकदम से लंपट छेछड़ा वाला फीलिंग आ रहा है। बताइए, छोड़िए ये भोजपुरी का मोह माया, स्टैंडर्ड बढ़ाइए। आप एक बार हमारे पर मारिए मिस कॉल, राय साहब ने एक सांस में कहा। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी। संतोष के कॉल लगाते ही यही गाना बजा राय साहब के मोबाइल पर। राय साहब ने बेड पर से तकिया ले पैर के नीचे डाला और एकदम संत के आसन में बैठ वाचना शुरू किया। देखिए, मेरा रिंगटोन माना फिल्मी है, शाहरुख पर फिल्माया गया है, लेकिन गीत में एक मैसेज छुपा है। ये गीत कल हो न हो जीवन की नश्वरता को दर्शाने वाला गीत है। ये बुद्ध के क्षण भंगुरता पर आधारित गीत है। ये सिद्धनाथ परंपराओं का गीत है। ये भारत के षड्दर्शन के कोख से निकला हुआ एक संश्लिष्ट गीत है। यह भौतिकवादी चिंतकों के चिंतन से उपजा हुआ गीत है, जो हमें आज के लिए जीने को प्रेरित करता है। देसी भाषा में अगर समझें तो ये कल करे सो आज,
कर वाली कहावत पर आधारित गीत है। गीत में हर घड़ी बदलते हुए जीवन के परिवर्तनशील स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। ऐसा गीत जहाँ बज जाता है, लोगों को एक शिक्षा देता है। आप भी अब सिविल एस्पिरेंट हो चुके हैं, ऐसा ही कोई गीत बना लीजिए रिंगटोन। अब आप ही कोनो सेट कर दीजिए। संतोष ने एकदम समर्पण भाव से कहा। अच्छा, हम देखते हैं कोई मीनिंगफुल गाना जो सिविल एस्पिरेंट पे फिट करेगा। आपको कल तक देंगे खोज के, राय साहब ने उसे भरोसा देते हुए कहा। संतोष ने तत्काल फोन को वाइब्रेशन मोड में डाल दिया। संतोष का मन राय साहब की बौद्धिकता को सलाम करना चाह रहा था। उसने सोचा कि सुबह सही ही कहा था मैंने कि अब आपकी शरण में आ गया हूँ। वह सोच रहा था कि ऐसे आदमी की संगत में रह IAS IPS बनना बहुत दूर नहीं। पता नहीं राय साहब अब तक क्यों नहीं हुए। अचानक यह सवाल उसके मन में आया, पर राय साहब के सम्मान में तुरंत निकल भी गया। काफ़ी देर बातचीत का सिलसिला चलता रहा। राय साहब अपनी करामाती बात विचार से संतोष को लगातार चकित किए जा रहे थे। अब संतोष को थोड़ी भूख महसूस हुई। राय साहब की तरफ से भूख पर कोई चर्चा परिचर्चा न छेड़ने पर संतोष ने ही पहल करना उचित समझा। चलिए थोड़ा बाहर चलें, कुछ खाकर आया जाएगा राय साहब। संतोष ने पेट पर हाथ रखते हुए कहा। भूख लग गया, यहाँ रहिएगा तो हम लोगों की तरह इस पर विजय पा लीजिएगा। पढ़ाई और उसकी परिचर्चा में भूख का पता ही नहीं लगता यहाँ लोगों को। राय साहब ने एक छेछड़ी टाइप हंसी में दांत निकालते हुए कहा। संतोष को लगा, यार यहाँ भूख तो कोई मुद्दा ही नहीं है। राय साहब ने संतोष की मनोदशा भांपते हुए अपनी बात का वजन बढ़ाते हुए कहा। संतोष जी, आदमी जिसे जैसे ही पेट का गुलाम होता है वैसे मस्तिष्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं, विचार आने बंद हो जाते हैं। भूख का आधा अंधा कुछ नहीं देखता। और जान लीजिए, एक सिविल के छात्र के लिए मस्तिष्क का खुला होना एक विचारों का अपना भोजन से कई गुना ज़्यादा जरूरी है। सोचिए, इस दुनिया में कितने लोग होंगे जो दिन में एक रोटी के लिए तरस रहे होंगे, भूखे मर रहे होंगे। क्या हमारे जैसे लोग अपने लिए भूख पर बात कर उनके प्रति असंवेदनशीलता नहीं दिखा रहे? क्या ये अपराध नहीं है? क्या हम खुद से नज़र मिला पाएंगे? अगर एक सिविल सर्विस का प्रतियोगी होकर भी हम उनके लिए कुछ न कर पाए तो क्या इस पर हमें सोचना नहीं चाहिए? बताइए संतोष जी, चुप क्यों हैं? बताइए तो। अरे, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? खुद को संभालिए संतोष जी। हमारे आपके जैसे लोगों को ही तो IAS बन के ये दुनिया बदलनी है। हम खाने कमाने के लिए IAS बनने थोड़े आए हैं। UPSC ने बाकायदा अपने सिलेबस में भूख के मुद्दे को शामिल किया है। हमें वो भूख मिटाना है। राय साहब की इन बातों ने संतोष को वैसे झकझोर दिया था जैसे 12 बरस का कोई लड़का पेड़ पर चढ़कर जामुन से भी भरी कोई डाल झकझोर देता है। संतोष की आंखें नम हो चुकी थी। उसकी आंखों के आगे भूख से बिलखते बच्चे नाचने लगे। उसे लगने लगा, हे भगवान,
ये मैंने क्या सोच लिया, एक सिविल अभ्यर्थी हो के भी खुद की भूख के जैसी सतही और तुच्छ बात कैसे कर दी। उसने मन ही मन सोच लिया था कि पश्चाताप के तौर पर अब वह कम से कम 2 दिन तो खाना नहीं खाएगा। जी बस यूं ही आंखें भर आई। राय साहब, मैं कितना नीच हूँ। छी, मैंने अपने खाने के बारे में सोचा और दुनिया की भूख भूल गया। क्या बनूंगा मैं IAS। संतोष ने आंख मिचलाते हुए कहा, आप अब इतना भी खुद को शर्मिंदा न करिए। अरे अभी तो आप आए हैं आज ही। आपको क्या पता एक IAS के छात्र को किस एंगल से सोचना चाहिए। हम लोग भी शुरू में ऐसे ही सोचते थे, पर धीरे धीरे खुद को बदलें, अपना भी हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आइए, टिफ़िन तो रखा ही है, 2-2 रोटी खाते हैं उसी में से, कहकर राय साहब टिफ़िन उठाने बेड से उठे। संतोष ने अब की चुप रहना ही उचित समझा। उसे लग रहा था कि अब फिर कुछ गड़बड़ न बोल दे और फिर एक बड़ी ऐतिहासिक भूल दोहराने की ग्लानि झेलनी पड़े। राय साहब अखबार बिछाकर उस पर टिफ़िन खोल छितरा चुके थे। संतोष ने एक हाथ नाक पर रख चुपचाप खाना शुरू कर दिया। राय साहब ने इस तरह अपना ज्ञान तो बांटा ही, साथ ही संतोष को वैश्विक भूख की भयावह तस्वीर दिखा अपने कम से कम 50 रुपये भी बचा लिए थे, जो मेज़बान और सीनियर होने के कारण संतोष को खिलाने में लग सकते थे। कहानी का भाग समाप्त हुआ। मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज का